फिजिक्स में स्टार्ट करी थी फोटोन के स्टडी से। पहले फोटोन पढ़ा, फिर अपन ने पढ़ा फोटोन की प्रॉपर्टीज पढ़ी, रेडिएशन प्रेशर पढ़ा, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा, मैटर वेव पढ़ा, एटॉमिक स्ट्रक्चर मैंने आपको पढ़ाया था। लास्ट क्लास में लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में समझाया, लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के रिलेशन समझाया। इन सारे चीजों को पढ़ने के बाद नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल समझाया था। अपन आज डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स, और ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है ये मॉडर्न फिजिक्स का सेक्शन, क्योंकि अब जो अपन एटम के बारे में पढ़े थे, तो अपन ने बस एटम में ये कंसीडर किया था कि एटम के अंदर सेंटर पे एक पिन पॉइंटेड सा स्पेस होता है जो जिसमें प्रोटॉन कंसंट्रेटेड होते हैं, पॉजिटिव चार्ज हाई अमाउंट में होते हैं। लेकिन अपन ने कहीं भी ये चर्चा नहीं करी थी कि इसका साइज क्या होता है, अलग अलग न्यूक्लियस के साइजेस मास नंबर के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होगा। अपन ये बात नहीं करी थी कि इतने हाई अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज को इतने कम स्पेस में कौन सा फोर्स है जो होल्ड करके रख सकता है, क्योंकि पॉजिटिव 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 सारे चार्ज मिलकर एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये होल्ड करके इसको रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, इसके बारे में बात करेंगे। कौन सा फोर्स होता है जो इनको होल्ड करके रखता है। फिर अपन चार्ज बात करेंगे न्यूक्लियर की डेंसिटी क्या होती है। फिर आगे अपन बात करेंगे न्यूक्लियर को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। अगर मान लीजिए इस न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन है, मैं सारे प्रोटॉन्स को अलग करना चाहता हूं, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, जो न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं, सबको मैं तोड़ के अलग करना चाहता हूं। जब मैं सबको तोड़ के अलग करूंगा तो मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी कभी, और या मैं न्यूक्लियस को बनाना चाहता हूं तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, एक्सेट्रा इन सब बातों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए, जैसे ही अपन न्यूक्लियस की बात करते हैं तो अपन पूरा एटम से शुरू करते हैं। देखिए, ये न्यूक्लियस एटम का सेंट्रल पार्ट है जिसको अपन न्यूक्लियस कहते हैं। यहां पे होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का इन्वेंशन हो चुका था, तब तक यहां पे ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूम रहा हो। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन का एक एंटी पार्टिकल भी होता है। इलेक्ट्रॉन का एक एंटी पार्टिकल होता है जिसको कहते हैं पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है E माइनस में और पॉजिट्रॉन का चार्ज होता है E प्लस में। इसको रिप्रेजेंट भी ऐसे करते हैं, इसका चार्ज माइनस E, इसका चार्ज प्लस E। अब एक पार्टिकल होता है न्यूट्रिनो, और एक होता है एंटी न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और एंटी न्यूट्रिनो को, इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो को इस तरीके से डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। इन सारे पार्टिकल के कॉम्बिनेशन को अपन कह सकते हैं लेप्टॉनिक पार्टिकल है। ये लेप्टॉन्स है, ये नोमेनक्लेचर है, बस आपको थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियर फिजिक्स में इन सारे पार्टिकल के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो, इन सबको कंबाइंडली कहते हैं अपन लेप्टॉन्स। और ये सारे ग्रुप ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स है, ये सारे ग्रुप ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल है। फंडामेंटल पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल वो पार्टिकल होता है जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रॉन को ब्रेक नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं है, अभी तक तो नहीं है। किसी ने आज तक इलेक्ट्रॉन को आधा तोड़ के देखा नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन को आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं, आप पॉजिट्रॉन को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। दिस आर कॉल्ड एज द फंडामेंटल पार्टिकल। अब बात उठता है, क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी फंडामेंटल पार्टिकल है? नहीं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल, क्योंकि अब अपन देखो, एटम के अंदर गया, सेंटर पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर गए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिला, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर भी तोड़ के अपन ने देख लिया उसके अंदर क्या है, और उसके अंदर होता है क्वार्क्स। तो देखिए, सबसे पहली बात, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइनली आप कह सकते हैं न्यूक्लियॉन्स, और इसका दूसरा नाम है हेड्रॉन्स या बैरियॉन्स। तो ये जो हेड्रॉन्स और बैरियॉन्स है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइनली इससे रिप्रेजेंट कभी-कभी कर सकते हैं, लेकिन इसको बेसिकली आपके सिलेबस में न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ये जो न्यूक्लियॉन्स है, ये प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसको अपन कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। एंड प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो पार्टिकल है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो पार्टिकल है यहाँ पे, वो पार्टिकल फंडामेंटल नहीं है, कैन बी डिवाइडेड इनटू क्वार्क्स। जब मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को तोड़ता हूं तो उसके अंदर से क्वार्क्स निकलते हैं, और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही 3-3 क्वार्क्स से मिलकर बने होते हैं। ये प्रोटॉन मान लीजिए और ये है आपका न्यूट्रॉन। तो देखिए, दो तरह के बेसिक क्वार्क्स होते हैं,
अप क्वार्क और एक होता है डाउन क्वार्क। जब इनके चार्ज के बारे में अगर आप बात करेंगे, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क के चार्ज के बारे में बात करेंगे, तो अप क्वार्क का चार्ज होता है प्लस 2e/3 और डाउन क्वार्क का चार्ज होता है -e/3। ये चार्ज के बारे में अपन ने बात करी, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क के चार्ज के बारे में। तो प्रोटॉन का चार्ज आप जानते हैं प्लस ही होता है और न्यूट्रॉन का चार्ज होता है 0। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीन तीन क्वार्क से कौन कौन से क्वार्क के कॉम्बिनेशन से बनता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये जो प्रोटॉन है वो बनता है 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क। देखिए UUD, तो बताओ UUD के चार्ज को ऐड करोगे तो 2e/3 प्लस 2e/3 माइनस e/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E एलसीएम ले लेंगे तो 4 में से एक जाएगा तो 3, तो ये बच्चा बेटा बनेगा 3e/3 इज इक्वल टू E। ये प्रोटॉन का कॉम्बिनेशन हो गया। एम्स में सवाल भी पूछा था कि व्हाट इज द क्वार्क कंटेंट ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का जो क्वार्क कंटेंट है वो है UUD और न्यूट्रॉन का जो क्वार्क कंटेंट है वो है DDU। देखिए न्यूट्रॉन के लिए क्वार्क कंटेंट क्या है, D का वैल्यू बताइए चार्ज का -e/3, तो -e/3 और एक अप क्वार्क मतलब 2e/3। जब इसको ऐड करेंगे तो 3 एलसीएम लीजिए, ये आएगा -2e प्लस 2e इज इक्वल टू क्या बनेगा 0। मतलब ये जो न्यूट्रॉन है वो 3 क्वार्क से बना और तीनों क्वार्क चार्ज है, तीनों ही क्वार्क चार्ज्ड हैं, ये तीनों ही क्वार्क चार्ज है, लेकिन उसकी टोटल चार्ज जो मिलके बनेगी वो बनेगी 0। तो आप जो कहते हैं ना न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल, वेरी गुड, बट न्यूट्रॉन इज अ मेड अप ऑफ चार्ज पार्टिकल। न्यूट्रॉन चार्ज पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल है लेकिन चार्ज पार्टिकल से मिलके बना हुआ है और वो चार्ज पार्टिकल है इसका क्वार्क DDU एंड प्रोटॉन का क्वार्क कंटेंट होता है UUD। तो न्यूक्लियर फिजिक्स से आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर के अंदर कौन सा पार्टिकल है, इसको आप न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स। एंड प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को किसमें डिवाइड करते हैं, क्वार्क्स में। कितने तरह के क्वार्क्स होते हैं, 2 तरह के क्वार्क्स होते हैं। कौन कौन से, अप और डाउन। अप और अप का चार्ज होता है प्लस 2e/3, डाउन का चार्ज होता है -1/3 और दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्वार्क तीन क्वार्क से मिलके बने होते हैं। प्रोटॉन का क्वार्क कंटेंट है UUD और न्यूट्रॉन का क्वार्क कंटेंट है DDU। ये आपको सारी बातें पता होना चाहिए। ये बेसिक नोमेनक्लेचर हो गया आपका न्यूक्लियर फिजिक्स का। अब अपन बात करते हैं कि न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, न्यूक्लियर के रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करते हैं। तो न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन लिखते हैं, देखिए यहां पे न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन लिखते हैं X या कोई Y अपन मान लेते हैं न्यूक्लियस है, इसका Z और यहां पे लिखते हैं A, कभी कभी A यहां पे भी लिखा होता है। ये जो Z है वो है एटॉमिक नंबर और A है आपका मास नंबर। क्या ये मास नंबर मास को रिप्रेजेंट करता है, नहीं, ये मास नंबर मास को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये मास नंबर है। मास नंबर इज अ नंबर, किसका नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर है ये, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एंड एटॉमिक नंबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, Z से। टोटल न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मास नंबर से। क्या मैं न्यूट्रॉन के नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता डायरेक्टली, नहीं, डायरेक्टली नहीं करते, इनडायरेक्टली करते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को लिख सकते हैं अपन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को अपन लिख सकते हैं A माइनस Z। टोटल मास नंबर में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, उसमें से प्रोटॉन का नंबर घटा दूंगा, प्रोटॉन का नंबर घटा दूंगा Z, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा। तो कहीं A माइनस Z लिखा होगा तो आप उसको समझेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो अभी तक अपन ने न्यूक्लियस के रिप्रेजेंटेशन और उसके अंदर सारे पार्टिकल का नोमेनक्लेचर, न्यूक्लियस का रिप्रेजेंटेशन और उसके अंदर सारे पार्टिकल का नोमेनक्लेचर ये पढ़ा है। नेक्स्ट, अब न्यूक्लियस के मास को कैसे मेजर करेंगे, न्यूक्लियस के मास को कैसे मेजर करेंगे। तो न्यूक्लियस के मास को मेजर करने के लिए अपन क्या करते हैं, न्यूक्लियस के मास को मेजर करने के लिए, जैसे न्यूक्लियस इतना लाइट वेटेड होता है, देखो न्यूक्लियस मिलकर किससे बना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास होता है, ऐसे आपको पता होगा 1.67 into 10 to the power -27 kg, -27 kg। तो एक वैल्यू बहुत कम है। अब इसके टर्म से अपन रिप्रेजेंट करेंगे तो मैथमेटिकली लेंथी होगा, इसलिए अपन एक आसान सा यूनिट बनाया है, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। अब इस एटॉमिक मास यूनिट का कांसेप्ट समझिए। 1 AMU होता है
6C12 कार्बन एटम का मास डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 1.66 into 10 to the power minus 27 kg। तो 6.66 1.66 into 10 to the power minus 27 kg को 1 एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1U is equal to 1.66 into 10 to the power minus 27 kg। अब यहाँ से मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें, अगर अपन मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो मास ऑफ प्रोटॉन की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, मास ऑफ प्रोटॉन देखिए क्या होता है 1.67 into 10 to the power minus 27 kg। इस 1 kg को एटॉमिक मास यूनिट में कन्वर्ट करूंगा तो ये आ जाएगा कुछ 1.0073 U, ये मास ऑफ प्रोटॉन। एग्जाम में ये डायरेक्टली गिवन भी हो सकता है, ना गिवन हो तो आपको निकालना आना चाहिए। मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन केजी में लिखेंगे तो ऑलमोस्ट इतना ही ले सकते हैं, एटॉमिक मास यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 1.0086 U एटॉमिक मास यूनिट। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ा याद रहेगा तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपकी आसानी होगी। मास ऑफ न्यूट्रॉन 0.0005 एटॉमिक मास, ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को केजी में लिखेंगे तो केजी में आता है ये 9.1 into 10 to the power minus 31 kg। तो आप देख रहे हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट 2000 टाइम्स कम है मास ऑफ प्रोटॉन से, तो ये वैल्यू आपको पता होना चाहिए। लेकिन ये जो मास की ज्यादातर कैलकुलेशन है वो एनर्जी के फॉर्मूले में आता है। जैसे एनर्जी के फॉर्मूले में कैसे आता है देखिए, जैसे मान लीजिए मास एनर्जी इक्विवेलेंस का इक्वेशन आप जानते होंगे जो आइंस्टाइन ने दिया था, मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन E is equal to mc स्क्वायर। मास एनर्जी इक्विवेलेंस E is equal to mc स्क्वायर। तो यहां पे देखिए आप E is equal to mc स्क्वायर जैसे मैं लिखता हूं तो एनर्जी का फॉर्मूला हो गया ये, मास को अगर एटॉमिक मास यूनिट में रखता हूं 1U और c स्क्वायर को एज इट इज रहने देता हूं, एटॉमिक मास यूनिट में लिखा c स्क्वायर को एज इट इज रहने देता हूं। अगर मैं मास को केजी में रखूं तो 1.6 ऐसा यूनिट में रखूं 1.67 into 10 to the power, एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू 1.66 सॉरी और U की वैल्यू होती है 1.66 into 10 to the power minus 27 kg into C की वैल्यू ऐसा यूनिट में आएगी 3 into 10 to the power 8 का होल स्क्वायर एनर्जी है तो जूल हो जाएगा। देखो मैंने क्या किया कि E is equal to mc स्क्वायर में मास को एक बार ये एटॉमिक यूनिट में रखा, c स्क्वायर का एज इट इज रहने दिया, 1 एटॉमिक यूनिट की वैल्यू रखी, c स्क्वायर की वैल्यू रखी और इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करा तो ये आया 931.5 mV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और c स्क्वायर को अगर मैं और नीचे ले जाऊं, c स्क्वायर को और नीचे ले जाऊं तो ये आएगा 1 U एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 931.5 MeV by c स्क्वायर। दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको आराम से देखिए दो बार कैलकुलेशन को रिवाइंड करके। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 MeV by c स्क्वायर एंड या 1 MeV by c स्क्वायर किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है तो आप बोलेंगे दिस इज द यूनिट ऑफ मास, दिस इज अ यूनिट ऑफ मास। न्यूमेरिकली ये न्यूक्लियर फिजिक्स में बहुत बड़ा एडवांटेज है, आप न्यूमेरिकल बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको याद हो कि 1 एटॉमिक मास की वैल्यू होती है 1 एटॉमिक मास की वैल्यू होती है 931.5 MeV। जैसे मैं अगर आपसे पूछता हूं कि फाइंड रेस्ट मास एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, फाइंड रेस्ट मास एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, ये मैंने सवाल आपसे पूछा। तो रेस्ट मास एनर्जी ऑफ प्रोटॉन निकालने के लिए आप लिखेंगे E is equal to mc स्क्वायर। अब यहां पे मास को ऐसा यूनिट में रखोगे केजी में, इसको स्पीड ऑफ लाइट में रखोगे और ऑप्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा, फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करोगे तो बहुत लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगा। एक सेकंड में देखो इसको कैसे लिखेंगे, बताओ। प्रोटॉन का मास एटॉमिक मास यूनिट में कितना होता है? प्रोटॉन का मास एटॉमिक मास यूनिट में होता है 1.0073 U, 1.0073 U, 1.0073 U और U into c स्क्वायर। और देखो U को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 U को लिख सकता हूं 931.5, तो 1 U को लिख सकता हूं मैं 1.0073 into 931.5 MeV by c स्क्वायर। और देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई एक c स्क्वायर था तो c स्क्वायर से c स्क्वायर कटेगा, बताइए ये आ गया एनर्जी, रेस्ट मास एनर्जी, ये आ गया आंसर E is equal to 1.0073 multiply 931.5 MeV, ये आ गया एनर्जी, रेस्ट मास एनर्जी। तो जब भी आप मास को U एटॉमिक मास यूनिट में रखेंगे U रखेंगे और U की वैल्यू ये रख देंगे तो c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल कटेगा, डायरेक्ट एनर्जी का वैल्यू निकाल सकते हैं आप यहां से।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि आपको ये जो फॉर्मूला है एग्जैक्टली याद रहना चाहिए। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कुछ चीजों पे जहां पे लिखता हूँ वो याद रहना चाहिए। देखिए ये वैल्यू आपको रटा हुआ होना चाहिए, डायरेक्ट रटा हुआ होना चाहिए एकदम, तभी आप कैलकुलेशन बहुत जल्दी कर सकते हैं रफ्तार में। चलिए नेक्स्ट, अब अपन बात करते हैं, अभी तो मास के मेजरमेंट के बारे में बात कर लिए कि न्यूक्लियर मास को मेजर कैसे करेंगे अपन, एटॉमिक मास यूनिट में मेजर करेंगे। अब अपन आगे बात करते हैं साइज ऑफ न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस का साइज कौन से पैरामीटर में आप मेजर करेंगे, रेडियस के पैरामीटर में आप मेजर करेंगे न्यूक्लियस का साइज। तो अब नेक्स्ट टॉपिक इज साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस। हाँ भाई, तो बात यह है कि न्यूक्लियस के साइज को अपन रेडियस के टर्म से मेजर करेंगे। तो ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है। एक्सपेरिमेंटली हमने देखा कि किसी भी रेडियस की न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है, न्यूक्लियस का जो रेडियस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर का पावर 1/3 होता है। अरे भाई कौन से न्यूक्लियस के बारे में बात कर रहा, कोई किसी पर्टिकुलर मास नंबर का न्यूक्लियस तो लीजिएगा ना, मास नंबर 1, मास नंबर 2, मास नंबर 3, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये आपको पता है मास नंबर सबका। तो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर का पावर 1/3, और यहां से प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो ये r इज इक्वल टू हो जाएगा r0 इनटू a का पावर 1/3। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, और ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है r0 की वैल्यू, ये किसी बुक में आपको मिलेगी 1.2 फर्मी मीटर, किसी बुक में मिलेगी 1.3 फर्मी मीटर, किसी बुक में मिलेगी 1.4 फर्मी मीटर। अब इसमें इसका फैक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें इंपॉर्टेंट है कि इसका जो फर्मी मीटर की जो वैल्यू होगी 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर, तो ऑलमोस्ट 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर इंपॉर्टेंट है। कोई भी वैल्यू आप लेके सॉल्व कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, आंसर आपका सही आएगा। लेकिन जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो नीट में कभी भी इस फॉर्मूले से डायरेक्ट न्यूमेरिकल नहीं आता है। न्यूमेरिकल आता है कि आपको एक मास नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग रेडियस गिवन होगा, दूसरा मास नंबर बता के रेडियस पूछेगा, तो आपको कंपेयर बेस सवाल करना है। तो r1/r2 आपका आ जाएगा, r0 से r0 कटेगा, a1/a2 का पावर 1/3। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है जिसमें नीट में कई सारे सवाल आज तक डायरेक्ट पूछे गए हैं। जैसे तो आपको मास नंबर a1 बता दिया, r1 बता दिया, a2 बता दिया और r2 की वैल्यू पूछ ली, या रेडियस का रेशियो बता दिया, मास नंबर का रेशियो पूछ लिया। देखिए रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर का पावर 1/3, मास नंबर का पावर 1/3, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर का पावर 1/3। अगर आपसे एक मास नंबर देके अगर रेडियस पूछता है तो ये मास नंबर की वैल्यू यहां पुट करेंगे और यहां से r0 की वैल्यू कोई सा उठा के रख दो, ये रेडियस अप्रोक्सीमेटली सही आ जाएगा आपका। बात है नेक्स्ट ये है कि रेडियस वर्सेस मास नंबर का ग्राफ कैसा बनेगा। देखिए रेडियस वर्सेस मास नंबर का कैसा ग्राफ बनेगा, तो रेडियस का रिलेशन है r इज इक्वल टू r0 a का पावर 1/3, मास नंबर का पावर 1/3। तो आपने पढ़ाया गया था ग्राफ में, आपको मैंने पढ़ाया था जिसका पावर वैल्यू, जिस भी पैरामीटर का पावर कम होता है ग्राफ उसकी तरफ बेंड होता है। बताइए इस फॉर्मूले में r का पावर 1 है, r0 तो कांस्टेंट है और a का पावर 1/3 है, किसका पावर कम है, a का पावर 1/3, a का पावर कम है तो a की तरफ ग्राफ बेंड हो जाएगा, कुछ इस तरह का रफ ग्राफ बनेगा। तो पहले मास नंबर बढ़ाने से रेडियस तुरंत गति से बढ़ेगा, मास नंबर बढ़ाने से रेडियस रफ्तार में बढ़ेगा, लेकिन हायर मास नंबर पे जाने के बाद इसके रेडियस में ग्रोथ कम हो जाता है और ऑलमोस्ट हायर मास नंबर पे इसका रेडियस सैचुरेट कर जाता है। ये कहानी है रेडियस का। नेक्स्ट रेडियस को अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट अपने को समझना है डेंसिटी ऑफ अ न्यूक्लियस। डेंसिटी ऑफ अ न्यूक्लियस, बताइए डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बटा लेंथ। नॉर्मल डेंसिटी जब बोला जाए, कुछ ना बोला जाए तो वो वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी मानते हैं, तो डेंसिटी हो जाएगा मास बटा वॉल्यूम। मास किसका, न्यूक्लियस का। कौन से न्यूक्लियस का, उस न्यूक्लियस का जिसका मास नंबर ए हो। जनरल बात कर लेते हैं, तो मान लीजिए एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन का मास m और लगभग न्यूट्रॉन का भी मास बराबर होता है इसका, तो इसका 2m आ जाएगा और इसका मास नंबर भी हो गया 2। तो जैसे जैसे मास नंबर बढ़ता जाएगा, मान लीजिए एक प्रोटॉन और है तो
तो इसका मास नंबर क्या होगा 3m। एक न्यूट्रॉन और है तो इसका मास नंबर हो जाएगा 4m। अगर इस मास नंबर हो जाएगा 4 और टोटल मास हो जाएगा 4m। तो मान लीजिए इसमें a नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, a नंबर, और हर का मास है तो a मींस का टोटल मास हो जाएगा। तो टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस अपन लिख सकते हैं a इनटू मास नंबर ऑफ वन प्रोटॉन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम को लिखूंगा मैं 4/3 पाई r क्यूब। यहां से देखिए am 3 ऊपर ले जा सकते हैं आप, डिवाइडेड बाय 4 पाई, इसको लिख सकते हैं r0 का क्यूब इनटू a। कौन से रिलेशन से? तो आप जानते हैं कि r इज इक्वल टू होता है r0 a का पावर 1/3। यहां पे r रखना है कि r का क्यूब है, ये r का क्यूब है, तो जब मैं इसको क्यूब करूंगा तो यहां भी क्यूब होगा, यहां भी क्यूब होगा, तो ये बच जाएगा बस आपका a। यहां से देखिए a से a कैंसिल हो गया, तो ये जो वैल्यू आएगा वो होगा 3 × m बटा 4 पाई r0 का क्यूब। इसमें n है मास ऑफ प्रोटॉन, 3 कांस्टेंट, 4 पाई कांस्टेंट, r0 की वैल्यू अपन ने बताया था 1.4 फर्मी मीटर। तो ये सारे टर्म्स कांस्टेंट हो गए, तो इसकी वैल्यू रख के निकालेंगे मास ऑफ प्रोटॉन पाई और r0, तो ये ऑलमोस्ट आता है 2 × 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। तो ये जो टर्म है ये आएगा कांस्टेंट फॉर ऑल न्यूक्लियस, फॉर ऑल न्यूक्लियस, ये ऑल न्यूक्लियस के लिए सेम रहता है। ये बहुत ही सरप्राइजिंग रिजल्ट है कि न्यूक्लियर डेंसिटी मास नंबर के साथ वैरी नहीं करता। अभी अभी आपने ग्राफ बनाया था, क्या न्यूक्लियस का रेडियस मास नंबर पे डिपेंड करता है? हाँ साहब, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a का पावर 1/3। अगर मैं न्यूक्लियस डेंसिटी वर्सेस मास नंबर का ग्राफ बनाऊं तो ये कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट होता है। देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन किया आपने, डेंसिटी इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट फैक्टर आ गया 10⁻17 kg, बहुत ही हायर वैल्यू है ये 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। तो इसकी डेंसिटी बहुत हाई होती है और इसका डेंसिटी है 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी मास नंबर पे डिपेंड नहीं करता, इस बात को समझिए। चाहे आप हाइड्रोजन एटम की बात करें या आयरन की बात करें या किसी भी न्यूक्लियस की बात करें, सारे न्यूक्लियर डेंसिटी सेम होते हैं। छोटे मास नंबर के न्यूक्लियस देखोगे, बड़े मास नंबर के न्यूक्लियस देखोगे, सारे न्यूक्लियस की डेंसिटी बराबर है, साइज उसकी रेडियस धीरे-धीरे बढ़ जाती है, लेकिन मास उसका कांस्टेंट रहता है। अगर डेंसिटी उसका कांस्टेंट रहता है। अच्छा, मास वर्सेस मास नंबर का ग्राफ बनाओ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन बनेगा, बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि मास बराबर am मास ऑफ प्रोटॉन इनटू a, तो मास और मास नंबर का ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसका रेडियस का वेरिएशन और डेंसिटी का वेरिएशन आप अच्छे से समझ ले। किसी भी न्यूक्लियर की डेंसिटी की बात करेंगे तो 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब, ये बात है। नेक्स्ट, अपन ने साइज भी देख लिया, नोमेनक्लेचर भी देख लिया, रिप्रेजेंटेशन भी देख लिया, डेंसिटी भी देख लिया। अब आगे क्या? तो अब आगे अपने को बात करना है कि ये जो न्यूक्लियस की साइज वो बहुत कम है और उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। देखिए, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, 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 न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, कुछ ऐसा होगा। तो न्यूट्रॉन तो देखो न्यूट्रल है और प्रोटॉन है पॉजिटिवली चार्ज। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन है ये अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? तो आपने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा हुआ है, सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर। तो ये प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे और इनकी डिस्टेंस फर्मी मीटर में है, तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ये टूट जाना चाहिए, लेकिन न्यूक्लियस टूटता नहीं है। अगर ये न्यूक्लियस टूटता नहीं है तो इसमें कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए जो इसको बाउंड करके रखा हुआ है, जो इसको अट्रैक्ट कर रहा है, और उस न्यूक्लियर फोर्स का नाम है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अगर मैं न्यूक्लियॉन्स की पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ बनाओ तो कुछ ऐसा ग्राफ बनता है। देखिए, ये जहां पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मिला है वो ऑलमोस्ट होता है 0.8 फर्मी मीटर के आसपास। ये फर्मी मीटर में आता है। आप जानते हैं रिलेशन F इज इक्वल टू माइनस du/dr। यहां पे स्लोप पॉजिटिव है तो फोर्स हो जाएगा निगेटिव, ये रिपल्सिव फोर्स होगा। देखिए आराम से, स्लोप है पॉजिटिव, ये देखिए स्लोप यहां पे देखिए ये है पॉजिटिव स्लोप, और स्लोप पॉजिटिव और माइनस, तो ये रिपल्सिव फोर्स होगा। और यहां पे ध्यान से देखिए ये वाला, ये यहां पे इसका स्लोप निगेटिव है तो ये हो जाएगा, यहां पे देखिए स्लोप कैसा है इसका,
स्लोप इस ग्राफ के लिए स्लोप देखें तो ऐसा ग्राफ देखिए, ये उल्टा ऐसा बन रहा है। ये जो टेंजेंट खींचेंगे वो टेंजेंट जो बनाएगा वो 90 से ज्यादा एंगल बनाएगा, और 90 से ज्यादा बनाएगा स्लोप निगेटिव, और निगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का मतलब होता है रिपल्सिव फोर्स। और यहाँ पे स्लोप देखें तो देखिए टेंजेंट ऐसा बनेगा 90 से कम टेंजेंट तो स्लोप पॉजिटिव, और स्लोप पॉजिटिव तो फोर्स निगेटिव, मतलब ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो अगर दो न्यूक्लियॉन्स के बीच का डिस्टेंस एग्जैक्टली 0.8 फर्मी है तो वहां पे वो फोर्स नहीं लगाएगा, लेकिन 8 फर्मी से ज्यादा पास आ गया तो फोर्स रिपल्सिव होगा, और 0.8 फर्मी से दूर चला जाएगा तो फोर्स अट्रैक्टिव होगा। और ऑलमोस्ट यहाँ पे 10 फर्मी के बाद, अगर मैं 10 फर्मी के बाद डिस्टेंस की बात करूं तो न्यूक्लियर फोर्स का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। न्यूक्लियर फोर्स एक शॉर्ट रेंज फोर्स है जो लगभग 0.8 फर्मी के आसपास हाईली एक्टिव होता है। देखिए अब स्लोप मैक्सिमम होगा इस ग्राफ का, तो फोर्स की वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी। ये कुछ ग्राफ ऐसा बनता है, जैसे मैं आपको ढंग से बना दिखाऊं, और ऐसा बने, ऐसा ग्राफ ऐसा ये कुछ ग्राफ है। तो अब स्लोप सबसे ज्यादा है तो यहाँ पे हाईली एक्टिव होता है न्यूक्लियर फोर्स, और ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है 1 फर्मी के आसपास, और जैसे 10 फर्मी के आसपास जाता है न्यूक्लियर फोर्स का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। इस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में अगर बात करें तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, ये दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है। और ये जो फोर्स है ये नॉन सेंट्रल है। नॉन सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या होता है? जैसे आपने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक चार्ज पे दूसरे चार्ज पे लगने वाला फोर्स, एक चार्ज की वजह से दूसरे चार्ज पे लगने वाला जो फोर्स है वो दोनों के लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग होता है, ये सेंट्रल फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स भी सेंट्रल फोर्स है, बट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज अ नॉन सेंट्रल फोर्स। दिस इज अ नॉन कंजर्वेटिव। ये कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होता है। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव का डेफिनेशन आपने पढ़ा हुआ है। ये नॉन कंजर्वेटिव होता है, नॉन सेंट्रल होता है। ये डज नॉट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, डज नॉट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। देखो जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है G m1 m2 बटा 1/r², तो ये हो गया इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करना। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करता है। ये फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स है, शॉर्ट रेंज फोर्स है। इसका जो रेंज होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है। शॉर्ट रेंज फोर्स है, शॉर्ट रेंज फोर्स है। और does not depends upon charge, does not depends upon चार्ज। सेम अमाउंट पे लगता है प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच। ये एक ऐसा फोर्स है जो does not depends upon चार्ज के नेचर पे डिपेंड नहीं करता। आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटॉन मेडिएट करता है, उसी तरीके से ये मेडिएटेड बाय मेसॉन। दो तीन तरह के मेसॉन्स होते हैं, पाई प्लस, पाई माइनस, पाई जीरो मेसॉन्स। आपको बस इतना याद रखना है, ग्रेविटेशनल फोर्स को मेडिएट करता है ग्रेविटॉन, और उसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मेडिएट करता है फोटॉन्स, तो न्यूक्लियर फोर्स को मेडिएट करता है मेसॉन्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को मेडिएट करता है मेसॉन्स। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है इस न्यूक्लियर फोर्स की जो आपको याद होना चाहिए। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, नॉन सेंट्रल, नॉन कंजर्वेटिव, डज नॉट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, शॉर्ट रेंज एंड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन चार्ज, एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज मेडिएटेड बाय द मेसॉन्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और ये जो फोर्स होता है 0.8 फर्मी के अंदर लगता है, ये रिपल्सिव फोर्स होता है। इसको कहते हैं अपन वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स रिपल्सिव इन नेचर होता है, और इसका जो रेंज है वो है 10⁻⁻16 मीटर, मतलब 0.1 फर्मी। और इसका जो रेंज है वो 10⁻⁻15 और ये 10⁻⁻16 मीटर। अगर आपसे पूछा जाता है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स में कंपेयर करके बताइए सबसे कम रेंज किसका है, तो वीक न्यूक्लियर फोर्स का रेंज सबसे कम होता है 0.1 फर्मी है। और वीक न्यूक्लियर फोर्स इज मेडिएटेड बाय बोसॉन्स।
bosons, mediated by bosons. Strong nuclear force is mediated by म्यून्स, पाई प्लस पाई माइनस पाई 0 म्यून्स। तो ये दो तीन बेसिक बात है इन दोनों के डिफरेंस, इसका नेचर, इसका रैंक और इसका मेडिएटिंग पार्टिकल अलग होता है। बाकी नेम सेम नेचर इसका भी। वीक न्यूक्लियर फोर्स भी नॉन सेंट्रल, नॉन कंजर्वेटिव, डज नॉट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और है, इन सब को अच्छे से देखिए और समझिए, सैचुरेशन डिपेंडेंट होता है। सैचुरेशन डिपेंडेंट, ये सैचुरेशन डिपेंडेंट जो वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपन अच्छे से समझते हैं कि जो न्यूक्लियर फोर्स है, चाहे वो वीक न्यूक्लियर फोर्स हो या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हो, चाहे वो इस रीजन का फोर्स हो या इस रीजन का फोर्स हो, वो दोनों फोर्स सैचुरेशन डिपेंडेंट है। जैसे मान लीजिए कि खूब सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, अब इसमें इसको स्टेबल रखने के लिए एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स लगा है वो सफिशिएंट है, तो बाकी के न्यूक्लियस फोर्स नहीं लगाएंगे। ये एक बार सैचुरेट होने के बाद, मान लीजिए 10 न्यूटन की जरूरत है इसको होल्ड करने के लिए, 10 न्यूटन अट्रैक्टिव फोर्स की जरूरत है और 10 न्यूटन अट्रैक्टिव फोर्स इस दोनों ने लगा लिया या फिर इन दोनों ने और इन तीनों ने मिलकर लगा लिया, तो तीन पार्टिकल एक दूसरे पे 10 न्यूटन फोर्स मिला के लगा रहे हैं ना, तो बाकी न्यूक्लियस आराम से बैठे रहेंगे, वो फोर्स नहीं लगाएंगे। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की, ये सैचुरेशन डिपेंडेंट होता है। तो मैंने क्या क्या प्रॉपर्टी बताई, ये टिप पे याद होना चाहिए, बहुत खास बात नहीं है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से थोड़ा सा अलग है। बताइए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव होता है, लॉन्ग रेंज होता है, सेंट्रल होता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करता, ये नॉन सेंट्रल होता है, नॉन कंजर्वेटिव होता है और शॉर्ट रेंज होता है। उसके बाद मीडिएटिंग पार्टिकल इसका मेसॉन, स्ट्रॉन्ग का वीक का मीडिएटिंग पार्टिकल है बोसॉन। इसका जो रेंज होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का होता है फर्मी मीटर के ऑर्डर में, और इसका जो रेंज है वो होता है 10⁻16 फर्मी मीटर से 0.1 फर्मी मीटर, फर्मी मीटर से कम, फर्मी मीटर से भी कम। दूध एक इंपॉर्टेंट बात और, आफ्टर 10 फर्मी मीटर, आफ्टर 10 फर्मी मीटर, मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर फोर्स is less than electrostatic force, less than electrostatic force। तो 10 फर्मी मीटर तक न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेटिंग होता है और 10 फर्मी मीटर के बाद अगर अपन चले जाए आफ्टर 10 फर्मी मीटर, तो आफ्टर 10 फर्मी मीटर जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है और उस पे डोमिनेटिंग हो जाता है न्यूक्लियर फोर्स आफ्टर 10 फर्मी मीटर, आफ्टर 10 फर्मी मीटर। अब कुछ ऐसे सवाल, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल, कंसेप्चुअल सवाल जो कंफ्यूजिंग होते हैं उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। बताइए, अगर मैं बात करूं प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन and proton neutron, magnitude of strong nuclear force between pair A, B and C। ये पेयर A है, ये पेयर B है और ये पेयर C। तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात करूंगा अगर मैं, मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन पेयर A, B एंड C, तो बताइए क्या होगा। तो पेयर A बराबर पेयर B बराबर पेयर C। एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है और इसको इस बात से मतलब नहीं है कि कौन से दो न्यूक्लियॉन्स के बीच लग रहा है। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच लगने वाला फोर्स, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच लगने वाला फोर्स और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच लगने वाला फोर्स सेम होगा। ये तीनों ही पेयर सेम मैग्नीट्यूड में लगेंगे। प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगने वाला फोर्स सेम अमाउंट में लगेगा, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में सेम फोर्स लगेगा। कब? जब आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात करें। अगर आप बात करते हैं नेट फोर्स, बिटवीन पेयर A, B एंड C, तो अगर नेट फोर्स की बात करेंगे तो A में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव और ये चार्ज भी है, दोनों रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो पेयर A का फोर्स कम होगा, पेयर B का फोर्स बराबर होगा पेयर C का फोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर आपने बताया था कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच सेम रहता है। तो हां भाई, जब मैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर की बात करूंगा तो तीनों ही पेयर में सेम फोर्स लगेगा, लेकिन
लेकिन अगर मैं नेट फोर्स की बात करता हूं तो ये तो रिपल्सिव भी है, और कौन सा, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक इसमें लग रहा होगा रिपल्सिव, और न्यूक्लियर अट्रैक्टिव, तो नेट फोर्स कम हो जाएगा। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन दोनों अनचार्ज है, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक सिर्फ न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव होगा, सिर्फ न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव होगा। इसमें एक चार्ज है एक अनचार्ज है, तो सिर्फ न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव होगा, सिर्फ न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव होगा, तो इन दोनों में नेट फोर्स अट्रैक्टिव बनेगा। इसमें न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव होगा, तो नेट फोर्स इसमें कम हो जाएगा, नेट फोर्स इसमें कम हो जाएगा। अगर मैं बात करूं नेट फोर्स between pair A, B and C at 11 फर्मी 11 फर्मी के बीच में नेट फोर्स बताइए क्या होगा। तो पेयर A का नेट फोर्स, क्योंकि दोनों चार्ज है और न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी 10 फर्मी के बाद जाने के बाद, तो A पे दोनों फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डोमिनेटिव होगा, इसमें दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है नहीं, तो बहुत ज्यादा होगा B एंड C के कंपेयर में, क्योंकि B और C के कंपेयर में देखो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा नहीं, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा नहीं, और 11 फर्मी डिस्टेंस पे ये जो फोर्स होते हैं न्यूक्लियर फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम हो जाता है। तो ये रिलेशन, तो इसको अच्छे से समझिए, रिवाइंड करके एक बार और समझिए, आपको समझ आएगा। मैं एक बार और समझाता हूं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर की बात किया जाएगा, तीनों में बराबर आएगा, लेकिन नेट फोर्स की बात करेंगे तो न्यूक्लियर भी देखना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी देखना है। और नेट फोर्स की बात किया जाए 11 फर्मी पे, तो न्यूक्लियर फोर्स की मैग्नीट्यूड बहुत कम हो जाती है, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक ही डोमिनेटिंग होगा। फिर से मैंने रिपीट कर दिया इस बात को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, तो मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी के बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखिए न्यूक्लियस किस चीज से मिलकर बना है? न्यूक्लियॉन से। तो अगर मैं न्यूक्लियस के अंदर मास देखूं तो किसका मास होगा? न्यूक्लियॉन्स का। तो मान लीजिए कि एक न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन मिलकर बने हैं, ये न्यूक्लियस है, बाउंडेड है, सारे न्यूक्लियॉन्स न्यूक्लियस के अंदर बाउंडेड है, ये फ्री न्यूक्लियॉन्स है, प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन फ्री न्यूक्लियस। तो इन सब का इंडिविजुअल मास अगर मैं मेजर करूं, इन सब का मास मेजर करूं, मास, और इन सबको कंबाइन करके फिर से न्यूक्लियस बना के फिर इनका मास मेजर करूं। मान लीजिए 4 न्यूक्लियॉन्स हैं जो न्यूक्लियस के अंदर है, ये 4 न्यूक्लियॉन्स है जो फ्री हैं, तो जब मैं इसका मास मेजर करूं और इसका मास मेजर करूं तो दोनों का मास बराबर आना चाहिए। क्योंकि देखो न्यूक्लियस के अंदर होता क्या है, सिर्फ न्यूक्लियॉन्स। कितने न्यूक्लियॉन्स है? लेट्स एग्जांपल 4, तो चारों न्यूक्लियॉन्स को अलग अलग करके मास मेजर करा और चारों न्यूक्लियॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर रखके पूरा न्यूक्लियस का मास मेजर करा, तो दोनों का मास बराबर आना चाहिए कंसेप्ट में, क्योंकि सिर्फ न्यूक्लियॉन से ही न्यूक्लियस बना है, तो बराबर आना चाहिए। लेकिन बार बार मास जब मेजर करा गया तो फ्री न्यूक्लियॉन्स का मास हमेशा ज्यादा था। और ये एक्सपेरिमेंट एक दो बार नहीं करा गया, बार बार एक्सपेरिमेंट करा गया। हर बार जब न्यूक्लियस की मास मेजर की जाती तो कम होता, जब उसको अलग अलग सेपरेट करके मास मेजर करते तो ज्यादा था। तो लोग अगर यार ये है क्या, तो इसको नाम दिया मास डिफेक्ट। जितना मास ज्यादा था उसको बोल दिया मास डिफेक्ट। तो देखिए मास डिफेक्ट डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और डेल्टा एम की वैल्यू होगी मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। बताइए न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? प्रोटॉन, तो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन को माइनस कर देंगे मास ऑफ न्यूक्लियस। कोई एक्स न्यूक्लियस है, मास ऑफ न्यूक्लियस, ये आपका मास। इस मास डिफेक्ट को अच्छे से बात करें, अगर मान लें न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर है Z, मास नंबर है, तो इसके मास डिफेक्ट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए इसका डेल्टा एम होगा, इस पर्टिकुलर न्यूक्लियस के लिए डेल्टा एम होगा मास और Z टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, Z प्रोटॉन्स होंगे, तो लिखेंगे Z टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। और
टोटल z टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन लिख दिया, और टोटल मास नंबर इसका a, तो इसको लिखेंगे प्लस, अब प्रोटॉन की मास आ गई, अब न्यूट्रॉन का मास लिखना है, तो न्यूट्रॉन का नंबर होता है a माइनस z इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ x z न्यूक्लियस, ये आएगा आपका मास डिफेक्ट। टोटल न्यूक्लियस के अंदर जितने न्यूक्लियॉन्स हैं, जितने न्यूक्लियॉन्स में दो तरह के न्यूक्लियॉन्स होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन कितने हैं z, तो z टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, टोटल प्रोटॉन की मास आ गई। न्यूट्रॉन कितने a माइनस z, तो टोटल न्यूट्रॉन की मास आ गई। तो प्रोटॉन के मास प्लस न्यूट्रॉन को मास से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, न्यूक्लियस का मास, इन दोनों को जोड़ के न्यूक्लियस का मास सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये निकल जाएगा आपका मास डिफेक्ट। इसको कहते हैं अपन मास डिफेक्ट। बात जब ये हुई कि चलो ये मास डिफेक्ट आ गया, तो ये मास जो मान लीजिए कि फ्री न्यूक्लियॉन से अगर अपन न्यूक्लियस बनाते हैं तो मास थोड़ी कम हो जाती है। अगर फ्री न्यूक्लियॉन्स, अलग अलग न्यूक्लियॉन्स हैं, जब उसको फ्यूज करके एक न्यूक्लियस बनाएंगे तो न्यूक्लियस की मास कम होती है ना, तो न्यूक्लियस की मास कम होगी तो मास कम होगी, तो मास कम जो हुई है वो गया कहां, जो मास कम हुई है वो गया कहां, ये सबसे बड़ा सवाल है, मास गया कहां। या अगर एक न्यूक्लियस को तोड़ के न्यूक्लियॉन बनाया जाए तो ये न्यूक्लियॉन्स बन जाएंगे अलग अलग। बात समझिए, अगर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है तो मास इसका है कुछ m1, और अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग अलग कर दिया तो मास है m2, अचानक से मास m2 बढ़ गया। तो सवाल ये है कि मास आया कहां से, मास आया कहां से। जब न्यूक्लियस का मास कंबाइंड कंप्लीट न्यूक्लियस का मास था m1, प्रोटॉन न्यूट्रॉन जोड़ के मास था m1, उसको तोड़ के अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया, तो मास हो गई उसकी m2, और m2 इज ग्रेटर देन m1। तो मास आया कहां से, बढ़ा कैसे मास, बढ़ा कैसे मास, ये सवाल है। मास आया कहां से, एक्स्ट्रा मास न्यूक्लियॉन्स के अंदर कहां से आ गया, जब वही न्यूक्लियॉन्स न्यूक्लियस के अंदर था, जब वही न्यूक्लियॉन्स न्यूक्लियस के अंदर था तो उसका मास कम था, और बाहर आके फ्री जब बैठ गया तो उसका मास बढ़ गया। कहां से आया वो मास, तो यहां पे आइंस्टाइन का मास एनर्जी इक्विवेलेंस का रिलेशन आता है कि देखिए ये जो मास एक्स्ट्रा आया है वो असल में आप इसको तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी देंगे, और जो आप तोड़ने के लिए एनर्जी देंगे, इसको तोड़ने के लिए एनर्जी देंगे, किसको, न्यूक्लियॉन्स को तोड़ने के लिए जो एनर्जी देंगे वही एनर्जी उसके मास में कन्वर्ट हुआ है। कितना मास में कन्वर्ट हुआ, तो डेल्टा एम मास में कन्वर्ट हुआ है। तो टोटल जो एनर्जी आपने दिया है उसी को कहते हैं गिवन एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। तो जितना मास बढ़ा इंटू सी स्क्वायर, तो ये मास एनर्जी बढ़ गया उसमें, और ये मास एनर्जी आया कहां से, जितना एनर्जी मैंने उसको तोड़ने के लिए दिया था, किसी को बोल देते हैं बाइंडिंग एनर्जी। सारे न्यूक्लियॉन्स को तोड़ के अलग अलग सेपरेट करने के लिए जितना एनर्जी सिस्टम को दिया जाता है, न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए जितना काम करना पड़ता है, जितना एनर्जी देना पड़ता है, उसको कहते हैं अपन बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एम इनटू सी स्क्वायर। क्या आपको बाइंडिंग एनर्जी का कांसेप्ट समझ आ रहा है? एक न्यूक्लियस का मास तोड़ने के न्यूक्लियॉन्स के मास के कंपेयर में कम होता है। मतलब एक न्यूक्लियस का मास m1 है, तोड़ दिया तो मास बढ़ गया m2। तो जो एक्स्ट्रा मास बढ़ा है वो मास वहीं से बढ़ा है जो एनर्जी मैंने उसको दिया था। जो एनर्जी मैंने तोड़ने के लिए दिया था वो बाइंडिंग एनर्जी है, और जो मास बढ़ा है वो डेल्टा m सी स्क्वायर है। तो डेल्टा m सी स्क्वायर वो मास एनर्जी बढ़ गया, और वो तोड़ने के लिए जो मैंने एनर्जी दिया था उसी से मास एनर्जी बढ़ गया। तो बाइंडिंग एनर्जी आएगा डेल्टा m सी स्क्वायर। ये बाइंडिंग एनर्जी आएगा डेल्टा m सी स्क्वायर। ये है रिलेशन डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर। तो किसी भी न्यूक्लियस के बाइंडिंग एनर्जी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो मैंने आपको यहां पे समझाया है। बाइंडिंग एनर्जी निकालने की बात आएगी तो बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालेंगे किसी का, तो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस इंटू सी स्क्वायर। ये आएगा बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला। अब जिसकी बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज्यादा है वो न्यूक्लियस उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस के स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। जिसकी बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज्यादा है न्यूक्लियस उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा, स्टेबल होगा। एग्जांपल समझिए, यहां पे मान लीजिए कि एक न्यूक्लियस है X और ये न्यूक्लियस है Y। इस न्यूक्लियस का मास नंबर है 6
4 6 मान लेते कुछ भी, और इसका है 8 12। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ X is equal to 24 electron volt and binding energy of Y is equal to MeV होता है, वैसे MeV के ऑर्डर में तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये है आपका बाइंडिंग एनर्जी Y का, ये आपका 36 इलेक्ट्रॉन। तो बताइए ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियाई कौन सा? न्यूक्लियाई X और न्यूक्लियाई Y, ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा। देखिए X की बाइंडिंग एनर्जी 24 MeV और Y की बाइंडिंग एनर्जी है 36 MeV, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? तो आपको लग रहा है कि Y ज्यादा स्टेबल है साहब, क्योंकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन स्टेबिलिटी को बताता है। मुझे बाइंडिंग एनर्जी का डेफिनेशन समझिए क्या होता है। सारे न्यूक्लियॉन्स को तोड़ के अलग करने में जो एनर्जी लगेगी और सारे न्यूक्लियॉन्स को तोड़ के अलग करने में जो एनर्जी लगेगी, तो टोटल एनर्जी तोड़ने में लगेगी 36, तो पर एक एक न्यूक्लियॉन तोड़ने में कितनी एनर्जी लगेगी? तो इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन आएगा Y का होगा 36/12 3 MeV, और X का जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स आएगा वो आएगा 24/6 4 MeV। तो बताइए X इज मोर स्टेबल देन Y, X is more stable than Y। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन स्टेबिलिटी को बताता है। ये देखिए बाइंडिंग एनर्जी 24 था और 36 था, आपको लगा 36 ज्यादा है तो ज्यादा स्टेबल होगा, लेकिन ज्यादा स्टेबल कौन है? X। X is more stable than Y। एक न्यूक्लियॉन को तोड़ने में 4 MeV लगता है, इसके एक न्यूक्लियॉन को तोड़ने में 3 MeV लगेगा, तो ज्यादा स्टेबल कौन हुआ? X, जबकि इसकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी कम थी, लेकिन फिर भी ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स इसमें ज्यादा है और इसमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स कम है। तो स्टेबिलिटी को कौन बताता है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स। हमेशा स्टेबिलिटी का सवाल कैसे करेंगे? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स के कांसेप्ट से अपन स्टेबिलिटी के सवाल करेंगे। अब यहां पे देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो डायरेक्टली अपन डिस्कस करते हैं, क्योंकि क्रैश कोर्स में टाइम अपने पास बहुत कम है। तो एक रिएक्शन लिया मैंने कुछ A plus B tends to C plus D, ये रिएक्शन लिया और ये उसकी Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन है, इसको बोलते हैं Q वैल्यू ऑफ रिएक्शन। ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक, मतलब एनर्जी रिलीज हुई है एब्सॉर्ब, ये रिएक्शन है। तो इसकी जो Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन अपन लिखते हैं सिंपल इसके मासेस के टर्म से कैसे लिखते हैं? देखो इसका मास एनर्जी प्लस इसका टोटल मास एनर्जी, क्योंकि किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में कंजर्व क्या रहता है? तो न्यूक्लियर रिएक्शन में कंजर्व रहता है मास प्लस एनर्जी, मास प्लस एनर्जी कंजर्व रहता है। तो इसका मास एनर्जी और इसका टोटल एनर्जी अपन देख लेंगे कंजर्व रहेगा। उसके बाद इस पे कंजर्व क्या क्या रहता है? चार्ज, और क्या कंजर्व रहता है? लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम, मास नंबर, ये सारी चीजें कंजर्व। तो देखिए Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन हो जाएगा इसका मास बराबर इसका मास, तो Q बराबर क्या हो जाएगा? इसका मास एनर्जी माइनस इसका मास एनर्जी, तो सिंपल होगा Ma प्लस Mb माइनस Mc प्लस Md, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं अपन, ये आएगा आपका इनटू C स्क्वायर, ये आएगा Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन। आराम से देख लीजिए, मास ऑफ A प्लस मास ऑफ B, रिएक्टेंट का मास एनर्जी माइनस प्रोडक्ट का मास एनर्जी, ये Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन। अब ये Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन का फार्मूला बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में भी होता है। Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन का फार्मूला बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में कैसे लिखते हैं? देखिए ये उल्टा हो जाता है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ C प्लस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ D माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ A, इसको ब्रैकेट में लेते हैं, ब्रैकेट में A प्लस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ B, ये आएगा एक Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन। तो ये दो फार्मूला होता है, इसमें C स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी ही है, इसमें C स्क्वायर से इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि मास डिफेक्ट इनटू C स्क्वायर आ जाएगा।
ये Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन का फॉर्मूला है और ज्यादातर बच्चे को किताबों में ये फ्रीक्वेंटली गिवन है, ये कभी-कभी मिसिंग होता है और इसके टर्म से सवाल खूब सारे पूछे जाते हैं कि बताइए बाइंडिंग एनर्जी गिवन होता है, आपसे पूछता है कि बताइए Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन क्या होगा। हमेशा बाइंडिंग एनर्जी कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की बाइंडिंग एनर्जी, ये होता है Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन। मास और बाइंडिंग एनर्जी के कंसेप्ट से उल्टा हो जाता है फॉर्मूला। देखिए मास पहले किसका, रिएक्टेंट का, फिर प्रोडक्ट का। देखो मास एनर्जी तो बहुत आसानी से समझाता हूं, देखो ये मास का एनर्जी बराबर ये मास का एनर्जी प्लस रिलीज एनर्जी, ऐसा लिखते हैं। तो देखो इस रिएक्शन में नीट में डायरेक्ट सवाल कैसे पूछे जाते हैं और अपने को उससे टैकल कैसे करना है वो समझिएगा थोड़ा। नीट में डायरेक्ट सवाल ऐसे पूछे जाते हैं, देखिए अपने से सवाल ये पूछता है, देखो अपने सवाल ये पूछता है कि इसमें केस 1 अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले केस 1, अगर मास ऑफ A प्लस मास ऑफ B इज ग्रेटर देन मास ऑफ C प्लस मास ऑफ D, इन रिएक्टेंट का मास ज्यादा है और प्रोडक्ट का मास कम हो गया। तो मास कम हो गया तो मासेस गई कहां, मासेस एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, मासेस एनर्जी में रिलीज हो गई। मासेस अगर एनर्जी में रिलीज हो गई, मासेस एनर्जी में कन्वर्ट हो गया तो एनर्जी मासेस किसमें कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में। एनर्जी लिखना बड़ी सिंपल सी बात है, इसका मास ज्यादा इसका मास कम, प्रोडक्ट का मास कम तो मास कन्वर्ट हो गया एनर्जी में, तो एनर्जी रिलीज होगा। एनर्जी क्या होगा, रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज्ड। Q वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। देखो इसका मास ज्यादा है और इसका मास कम। केस 2, अरे खूब सवाल है भाई ऐसे पैकेज में, मास ऑफ A प्लस मास ऑफ B इज लेस देन मास ऑफ C प्लस मास ऑफ D। बताओ भाई ये रिएक्टेंट का प्रोडक्ट बना और प्रोडक्ट की मास से ज्यादा हो गई तो मास बढ़ी कैसे, मास बढ़ी कैसे, क्योंकि एनर्जी आपने उसमें दिया होगा तभी तो मास में कन्वर्ट हो गया। तो एनर्जी रिलीज हुआ है एब्जॉर्ब, तो Q वैल्यू नेगेटिव आएगा और इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब, एनर्जी एब्जॉर्ब। केस 3, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ A प्लस B। मान लीजिए कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट का जो बाइंडिंग एनर्जी है वो ज्यादा है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ C प्लस D से। बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, सुनो ध्यान से, रिएक्टेंट का बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी कम है, मतलब ये अनस्टेबल हुई। सिस्टम क्या हो गया, अनस्टेबल। और कोई भी चीज अनस्टेबल हुआ है इसका मतलब उसने एनर्जी गेन करी है, तभी तो चीज अनस्टेबल हो गई। इसको कम एनर्जी पड़ रहा है तोड़ने के लिए, मतलब इसने एनर्जी थोड़ी एब्जॉर्ब कर ली, तो इसमें क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब, एनर्जी एब्जॉर्ब करी। अगर मैं देखूं बाइंडिंग एनर्जी A प्लस B इज लेस देन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ C प्लस D। जो प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, मतलब ये जो प्रोडक्ट है वो स्टेबल हो गया। और कोई भी चीज अगर स्टेबल होता है, मैं इसको यहां से मार्कर को छोड़ देता हूं, मार्कर कहां गया, नीचे। मैं आपको पूछूं क्यों नीचे गया, तो आप जवाब देंगे ग्रेविटेशनल फोर्स ने इसको नीचे खींचा है। मैं कुछ और जवाब दूंगा, स्टेबिलिटी के लिए नीचे गया है। कोई भी चीज, कोई भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स अगर वो स्टेबल हो जाता है तो एनर्जी को लूज करता है, अपनी नेट एनर्जी को कम करता है। नेट एनर्जी को कम कर लिया मतलब एनर्जी को उसने क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। यहां से एनर्जी क्या होगा, एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगी, यहां से एनर्जी रिलीज होगी। तो ये बहुत ही कंसेप्चुअल चीजें हैं, बार-बार इसको समझिए, ध्यान से समझिए और सवाल की प्रैक्टिस करिए। अब न्यूक्लियर फिजिक्स में एक इंपॉर्टेंट ग्राफ है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वर्सेस नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, जिसको आप आसान भाषा में कह सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर मास नंबर, बाइंडिंग एनर्जी पर मास नंबर वर्सेस मास नंबर का ग्राफ, बाइंडिंग एनर्जी पर मास नंबर वर्सेस मास नंबर का ग्राफ। ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, एक इंपॉर्टेंट ग्राफ है, उसको समझिए। देखिए ये बनाया मैंने मास नंबर और ये बनाया मैंने बाइंडिंग एनर्जी पर मास नंबर, ये ग्राफ। इसका जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है वो समझिए। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है, ऐसा 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 और ऐसा, फिर स्ट्रेट, फिर थोड़ा सा नीचे बिल्ड होता है, ऐसा। ये एक्सपेरिमेंटल डेटा से अपन ने ग्राफ बनाया है। ये ऑलमोस्ट होता है मास नंबर 30 है उसका, और ये यहां से अपन ने बनाया मास नंबर 170। सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियाई कहीं यहां पे मिलेगा, वो आपको मिलेगा F बराबर 56, A बराबर 56 F। और जो सबसे मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई वो Fe है, जिसका बाइंडिंग एनर्जी है
पर न्यूक्लियन वो है 8.7 MeV। और एवरेज बाइंडिंग एनर्जी अगर न्यूक्लियस की आपसे पूछा जाए, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी देखिए यहाँ पे ज्यादातर मास नंबर कवर हो गए यहाँ से यहाँ तक, और सारे ऊपर में बाइंडिंग एनर्जी हाई है, मतलब स्टेबल है। एवरेज बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पे डिफाइन करते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स एवरेज। तो ये बाइंडिंग एनर्जी एवरेज आता है 8 MeV के आसपास, 8 MeV। तो आपसे पूछ सकता है कि एवरेज बाइंडिंग एनर्जी कितना होता है, तो आप बताएंगे कि एवरेज बाइंडिंग एनर्जी होता है 8 MeV, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8 MeV के ऑर्डर में एवरेज बाइंडिंग एनर्जी होता है। ये जो आपको यहाँ पे एरो मिल रहा है ये मैजिक नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग मिलता है। यहाँ होता है 2He4, यहाँ होता है लिथियम, यहाँ बेरिलियम, यहाँ पे O816, यहाँ पे कुछ नाइट्रोजन, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए कहने का मतलब ये है कि जिसमें इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल है अपने आसपास के न्यूक्लियन से, रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल है अपने आसपास के न्यूक्लियन से। जैसे जैसे मास नंबर बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे मास नंबर इंक्रीज करेंगे, मास नंबर इंक्रीज करेंगे, न्यूक्लियाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स, बाइंडिंग एनर्जी पर मास नंबर बढ़ता जाता है। पहले मास नंबर बढ़ाने से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स बढ़ता जाता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है और मैक्सिमम हो जाता है मास, यहाँ पे मास नंबर 56 के कॉरस्पॉन्डिंग, मास नंबर 56 के कॉरस्पॉन्डिंग जो Fe का एलिमेंट है इसके कॉरस्पॉन्डिंग न्यूक्लियाई मोस्ट स्टेबल होता है। उसके बाद जैसे जैसे मास नंबर बढ़ाएंगे बाइंडिंग एनर्जी पर मास नंबर कम होने लगता है। तो हायर मास नंबर का जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल है और लोअर मास नंबर का जो न्यूक्लियस है वो भी अनस्टेबल है। मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई जो होते हैं वो मीडियम मास नंबर वाले हैं, मतलब यूं कह सकते हैं कि मीडियम साइज वाले न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होते हैं। अगर मास नंबर बहुत ज्यादा है तो अनस्टेबल है, मास नंबर बहुत कम है वो भी अनस्टेबल है। मीडियम मास नंबर के जो न्यूक्लियस है वो मोस्ट स्टेबल है। 56 के आसपास वाले जो न्यूक्लियस होते हैं वो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। स्टार्टिंग वाले न्यूक्लियस भी अनस्टेबल है और ये भी न्यूक्लियस अनस्टेबल है। मतलब जो न्यूक्लियस की साइज है बहुत ज्यादा छोटा है तो भी अनस्टेबल है, बहुत बड़ा साइज है तो भी अनस्टेबल है, एक मीडियम में साइज है वो ठीक है। देखो ये सारे न्यूक्लियस ना जीवन में सारे ही परेशान है, जिसका साइज छोटा है वो भी परेशान है, जिसका साइज बड़ा है वो भी परेशान है। न्यूक्लियस की साइज जिसकी छोटी है वो भी परेशान है, जिस न्यूक्लियस का साइज बड़ा है वो भी परेशान है। सबसे ज्यादा खुश कौन है अपने जीवन से, कौन सा न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल हो रहा है? ये जिसका साइज मीडियम में। इसी वजह से जो लोअर मास नंबर के न्यूक्लियस होते हैं उनका होता है फ्यूजन और वो लगातार कोशिश करते हैं कि वो थोड़े से छोटे से बड़े हो जाए ताकि वो अपना जीवन सुख में बिता सके, स्टेबल होना चाहते हैं। और ये भी बेचारा अपने साइज से दुखी है, ये अपने छोटे साइज से दुखी है, अपने बड़े साइज से दुखी है। ये इसलिए अनस्टेबल है कि इसका साइज बहुत कम है, ये इसलिए अनस्टेबल है कि इसका साइज बहुत बड़ा है। ये अपने स्टेबिलिटी को गेन करना चाहता है, अब स्टेबल होना चाहता है तो दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई मिलकर बड़ा न्यूक्लियाई बना देता है और स्टेबल हो जाता है। ये खुद से इतना बड़ा हो गया कि फिर से अनस्टेबल हो गया तो ये छोटे छोटे हिस्से में टूट जाता है और फिर से स्टेबल हो जाता है। यहां से जब ये छोटे न्यूक्लियाई मिलकर बड़े न्यूक्लियाई बनते हैं तो इसको कहते हैं अपन फ्यूजन। और एक बड़ा न्यूक्लियाई टूट के दो छोटा छोटा न्यूक्लियाई होता है तो इसको कहते हैं अपन फिजन। एनर्जी किसमें रिलीज होगा, फ्यूजन में कि फिजन में? तो एनर्जी दोनों में रिलीज होगा, क्योंकि यहां से छोटे छोटे न्यूक्लियाई मिलकर जब बड़ा न्यूक्लियाई बनेगा तो भी तो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ गई, बाइंडिंग एनर्जी बढ़ गई तो स्टेबल हो गया, स्टेबल हो गया तो एनर्जी रिलीज करके तो स्टेबल होगा। इसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है, टूट के दो हिस्से में बढ़ गया, दो हिस्से में बढ़ गया तो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ गई, बाइंडिंग एनर्जी बढ़ गई तो स्टेबल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में ही एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होगा, इसमें भी एनर्जी रिलीज होगा। इसमें पर फिजन कुछ 200 MeV एनर्जी रिलीज होता है और इसमें पर फ्यूजन कुछ 20 MeV एनर्जी रिलीज होता है। अब ज्यादा खतरनाक कौन सा है, 200 MeV बड़ा या 20 MeV बड़ा? तो 20 MeV इज मोर डेंजरस देन 200 MeV, क्योंकि इसमें पर फ्यूजन है, पर मास नंबर देखेंगे तो ये ज्यादा आएगा और इसकी मास नंबर इतनी ज्यादा है कि पर मास नंबर इसको देखा जाए तो ये बहुत कम आएगा। तो ये बेसिक बात है, फिजन और फ्यूजन न्यूक्लियर रिएक्टर में काम आता है। इसके बारे में अपन डिटेल चर्चा करेंगे, इस ग्राफ को अच्छे से समझिए, ये सारी बातें आपको याद रखनी है।
तो बात हुई कि स्टेबल कौन है सबसे ज्यादा, तो जिसकी मास नंबर लगभग 30 से कम है, 20 के आसपास है, वो न्यूक्लियाई अनस्टेबल है, वो न्यूक्लियाई अनस्टेबल है। और जिसकी मास नंबर 170 से ज्यादा है, उसके आसपास हो, वो भी अनस्टेबल है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होते हैं, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है मास नंबर 56 से कॉरस्पॉन्डिंग जो न्यूक्लियाई है, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, वो सबसे ज्यादा स्टेबल। नेक्स्ट, ये नेक्स्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वर्सेस नंबर ऑफ प्रोटॉन का ग्राफ। तो न्यूक्लियस की स्टडी करने के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वर्सेस नंबर ऑफ प्रोटॉन का ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें कैसे मदद करता है चीजों को एनालाइज, न्यूक्लियस को एनालाइज करने में, समझिएगा। ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रखा है मैंने वाई एक्सिस में, और यहां पे एक्स एक्सिस में मैंने रखा है नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये रखा है मैंने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और ये रखा है मैंने नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये डॉटेड लाइन अपन बना लेते हैं। ये डॉटेड लाइन इज जस्ट फॉर द सेपरेशन बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस। ये एग्जैक्टली बीच में 45 डिग्री पे, क्योंकि x इज इक्वल टू वाई लाइन बनाया मैंने, ये बस ऐसे एक लाइन बनाया। अब बेसिकली न्यूक्लियस की ये यहां पे इस लाइन पे ऐसे बोल दो, x और y को हटा के मैं ऐसे बोल देता हूं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन। लेकिन क्या न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं? सबसे बड़ा सवाल तो ये है, क्या विद इन द न्यूक्लियस क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमेशा बराबर होता है? क्या न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही न्यूट्रॉन होते हैं? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। तो ऐसा क्यों नहीं होता जितने प्रोटॉन होते हैं उतने न्यूट्रॉन होते हैं? क्या प्रोटॉन का नंबर न्यूट्रॉन के बराबर क्यों नहीं होता है? आपके मन में बच्चे तो सवाल ये भी पूछते हैं, आप हमसे दूर इसलिए सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि सर ऐसा क्यों नहीं होता कि न्यूक्लियस सिर्फ प्रोटॉन प्रोटॉन से मिलकर बना है? ले भाई, ऐसा क्यों नहीं होता कि न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन ही है? या ऐसा क्यों नहीं होता कि न्यूक्लियस में सिर्फ न्यूट्रॉन ही है? ऐसे न्यूक्लियस एग्जिस्ट क्यों नहीं करते? ये बड़ा सवाल है। तो आपको धीरे धीरे सारी बातें समझाते हैं। चलिए आपको यही समझाते हैं कि सिर्फ न्यूट्रॉन एग्जिस्ट क्यों नहीं कर सकते। तो सुनिए, जितने ज्यादा न्यूट्रॉन्स होंगे उसमें रिपल्सन उतनी ज्यादा होगी। तो साइज कम है, बहुत पास पास है न्यूक्लियॉन्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतना डोमिनेटिंग हो जाएगा सारे प्रोटॉन प्रोटॉन होने से कि वो अनस्टेबल हो जाएगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो फिर आप सवाल उत्पन्न करेंगे, सर तो न्यूट्रॉन से ही बना लो, सिर्फ न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन होगा तो और अच्छी बात है। तो सिर्फ न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन अगर रख दिया जाए तो न्यूट्रॉन 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 खूब सारे न्यूट्रॉन रिपल्सिव फोर्स ज्यादा लगाएंगे, रिपल्सिव फोर्स ज्यादा लगाएंगे तो न्यूक्लियस कोलैप्स भी तो कर जाएगा, या तो ज्यादा जरूरत से ज्यादा अट्रैक्शन होने में भी तो खराबी है, जरूरत से ज्यादा रिपल्सन होने में भी खराबी है। तो दोनों चीज बैलेंस होता है, इसलिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के रिलेशन के बीच में, नंबर के बीच में एक रिलेशन होता है। तो जब आप बात करेंगे लगभग मास नंबर 20 के आसपास, तो 20 के आसपास नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर होते हैं। 20 के आसपास नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लगभग बराबर होते हैं न्यूक्लियाई में 20, क्योंकि मास नंबर इतना कम है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन बराबर होता है। लेकिन जैसे ही आप हायर मास नंबर पे जाते हैं तो ये ग्राफ थोड़ा सा ऊपर उठ के यहां ऐसा बनता है। ये ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है। इस ग्राफ का एग्जैक्टली शार्प रीजन नहीं होता है, एक शार्प लाइन नहीं होता है, एक रीजन टाइप बनता है। ये ऐसा रीजन बनता है, ऐसा रीजन बनता है। इस ग्राफ को अपन कहते हैं स्टेबिलिटी कर्व। इस ग्राफ को अपन कहते हैं स्टेबिलिटी कर्व। ये स्टेबिलिटी कर्व है। मान लीजिए कि कोई न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस सारे के सारे स्टेबिलिटी कर्व पे होंगे जरूरी नहीं, और न्यूक्लियस के स्टेबल होने के लिए हमेशा न्यूट्रॉन का नंबर, हायर मास नंबर पे न्यूट्रॉन का नंबर थोड़ा ज्यादा होना जरूरी है, क्योंकि न्यूट्रॉन में रिपल्सन कम होता है। मान लो कि 2 प्रोटॉन 4 प्रोटॉन 6 प्रोटॉन तक काम चल जाएगा, और 20 2 तो 80 प्रोटॉन है, 80 प्रोटॉन ज्यादा दोगे एक जगह तो ज्यादा रिपल्सन करेगा। तो अपन प्रीफर करते हैं जब मास नंबर बहुत ज्यादा हो तो 80 प्रोटॉन के जगह पे हम काम करते हैं कि 80 मान लो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, तो अपन 10 न्यूट्रॉन कम प्रोटॉन कम कर लेते हैं। 80 के जगह देखो मान लो कि 160 है मान लो, तो 80 प्रोटॉन 80 न्यूट्रॉन रखने के बजाय अपन एक काम करते हैं कि 70 प्रोटॉन रखते हैं,
और इसको 90 कर लेते हैं। बताओ 8 8 160 और 90 और 70 160 तो 160। तो इससे काम चलाना ज्यादा आसान है, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ा देंगे तो रिपल्सन होने की प्रोबेबिलिटी कम होगी। जितनी ज्यादा प्रोटॉन होगी रिपल्सन उतना ज्यादा होगा। तो प्रोटॉन कम करते हैं थोड़ा सा, रिलेटिवली थोड़ा प्रोटॉन कम करते हैं, न्यूट्रॉन को ज्यादा रखने की कोशिश करते हैं। इसीलिए नेचुरली एग्जिस्टिंग जो न्यूक्लियस है उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन थोड़े से ज्यादा पाए जाते हैं। तो अगर ये रिक्वायर्ड, ये जो स्टेबिलिटी कर्व है, इसका मतलब है कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है जिसके लिए न्यूक्लियस स्टेबल हो। इससे ये रिक्वायर्ड रेशियो है स्टेबिलिटी के लिए। यहां पे अगर कोई न्यूक्लियस है, मान लीजिए यहां पे एक न्यूक्लियस है, ज्यादा दूर चला गया, यहां पे कोई न्यूक्लियस है बी, यहां पे कोई न्यूक्लियस है सी, यहां पे कोई न्यूक्लियस है डी, यहां पे कोई न्यूक्लियस है ई, यहां पे कोई न्यूक्लियस है एफ। तो मैंने ये डॉटेड न्यूक्लियस कहीं भी हो सकते हैं। यहां पे एक न्यूक्लियस है, देखिए ए, ये है बी, ये है ई, ये है सी, ये है डी, बहुत सारे न्यूक्लियस बना लिया, बहुत सारे न्यूक्लियस बना लिया मैंने। अब यहां पे कंक्लूजन लिखते हैं इस ग्राफ के बेसिस पे, ये जो न्यूक्लियस है बी एंड ई, बी एंड डी न्यूक्लियस है, बी एंड डी, ये स्टेबल न्यूक्लियस है, स्टेबल न्यूक्लियस है। ये बी एंड ई जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल है, और ए जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस अनस्टेबल है। सी भी अनस्टेबल है, डी भी अनस्टेबल। सिंपल सा फंडा है, अगर न्यूक्लियस, सिंपल सा फंडा है, अगर न्यूक्लियस इस स्टेबिलिटी कर्व पे लाइज करता है, उसके लिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर है एफ बी। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का रेशियो एग्जैक्टली स्टेबिलिटी कर्व पे आ जाता है। स्टेबिलिटी कर्व पे जो स्टेबल होने के लिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन चाहिए उतने ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है तो न्यूक्लियस स्टेबल होगा, जैसे ई, बी एंड एफ स्टेबल न्यूक्लियस होगा। ए में स्टेबिलिटी कर्व से बहुत ज्यादा दूर है, इसमें न्यूट्रॉन का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया प्रोटॉन की तुलना में, तो अनस्टेबल हो गया। सी भी अनस्टेबल हो गया और डी भी अनस्टेबल हो गया, तो ये अनस्टेबल। और जो न्यूक्लियस अनस्टेबल है उसको कहते हैं रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। और ये जो स्टेबिलिटी कर्व है ना, ये हाई 80 83 तक जाने के बाद ये खत्म हो जाता है। उसके बाद जितने भी न्यूक्लियाई है वो सारे अनस्टेबल होते हैं। इसके बाद जितने भी न्यूक्लियाई होंगे 83 मास नंबर के बाद वो सारे ही अनस्टेबल। उससे पहले पहले थोड़े से स्टेबल हो सकते हैं, इस कर्व के आसपास होगा वो भी थोड़ा स्टेबल हो जाएगा। इस कर्व से जो जितना ज्यादा दूर जाएगा न्यूक्लियाई वो उतना ही ज्यादा अनस्टेबल होगा। इस कर्व से जितना ज्यादा दूर होगा न्यूक्लियाई वो उतना ही ज्यादा अनस्टेबल होगा। मान लीजिए न्यूक्लियाई ए, ये अनस्टेबल है, इसके अनस्टेबिलिटी का कारण क्या है? तो आप ग्राफ देख के बता सकते हैं इसके अनस्टेबिलिटी का कारण क्या है। इसमें न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा बढ़ गया, इसमें इतना ज्यादा न्यूट्रॉन हो जाएगा तो रिपल्सन होगा ही नहीं, प्रोटॉन बहुत कम है, रिपल्सन होगा ही नहीं, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हो जाएगा तो कोलैप्स करने के चांसेस बढ़ेंगे, इसलिए अनस्टेबल है। तो इसका अनस्टेबिलिटी का कारण है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो 1 से ज्यादा है। देखिए इस रीजन ऑफ अनस्टेबिलिटी, अनस्टेबल होने का कारण कि प्रोटॉन बाय न्यूट्रॉन रेशियो 1 से ज्यादा है, इसका अनस्टेबल होने का कारण क्या होगा? तो इसके अनस्टेबल होने का कारण है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कम है बहुत प्रोटॉन से, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो 1 से बहुत कम होगा। इसमें न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो 1 से बहुत ज्यादा है, इसमें न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो 1 से बहुत कम है। ये है रीजन ऑफ अनस्टेबिलिटी। ये रीजन ऑफ अनस्टेबिलिटी किसके लिए? सी के लिए। ये रीजन ऑफ अनस्टेबिलिटी किसके लिए है? ए के लिए। ए के लिए बात, ए। तो बताइए क्या कोई भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई जितना अनस्टेबल है उस स्टेट को बना के रखना चाहता है कि उसके जीवन की उद्देश्य है, उसके जीवन का उद्देश्य है कि वो भी बी, ई और एफ की तरह स्टेबल हो जाए। वो भी चाहता है स्टेबल होना, वो चाहता है स्टेबल होना, तो वो क्या करेगा तो स्टेबल हो जाएगा? तो वो न्यूट्रॉन कम करेगा और प्रोटॉन बढ़ाएगा तो स्टेबल होने के चांसेस है। तो ये क्या करेगा? पहले न्यूट्रॉन का नंबर 1 से कम करेगा और तुरंत से एक प्रोटॉन बना लेगा। तो क्या स्टेबिलिटी कर्व के पास आ गया? फिर से इसी तरीके से सीढ़ियों से चलता हुआ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कम करेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन बनाता जाएगा, प्रोटॉन बढ़ाता जाएगा, न्यूट्रॉन कम करेगा, प्रोटॉन बढ़ाएगा, न्यूट्रॉन कम करेगा और स्टेबिलिटी कर्व के पास आएगा। तो क्या करेगा ये? न्यूट्रॉन कम करके क्या बनाएगा? प्रोटॉन। न्यूट्रॉन कम करके क्या बनाएगा? प्रोटॉन। और जो कि चार्ज बैलेंस होना चाहिए, अभी मैंने लिखा था न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या क्या बैलेंस होना चाहिए? चार्ज बैलेंस होना चाहिए। तो चार्ज को बैलेंस रखने के लिए इधर चार्ज है नेट चार्ज 0, इधर नेट चार्ज है 1, तो इधर नेट चार्ज क्या आना चाहिए? इधर नेट चार्ज 0 है, इधर नेट चार्ज E हो गया, तो इधर 0 आना चाहिए। तो यहां से एक निकलता है इलेक्ट्रॉन।
और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकला तो इसको कहते हैं बीटा माइनस डीके, क्योंकि यहाँ पे जो इमिट हुआ पार्टिकल वो बाहर, देखो न्यूट्रॉन तो कन्वर्ट हो गया प्रोटॉन में न्यूक्लियस के अंदर और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला इस रिएक्शन में, और एक एंटी पार्टिकल, देखो एक पार्ट, देखो इधर एक पार्टिकल, इधर एक पार्टिकल और एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल, तो इधर दो पार्टिकल इधर एक पार्टिकल, तो बैलेंस होना चाहिए पार्टिकल पार्टिकल, एक पार्टिकल इधर भी एक पार्टिकल इधर एक पार्टिकल, दो पार्टिकल, तो एक यहाँ पे एंटी पार्टिकल निकलेगा जिसको आप कहते हैं एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। इसको याद रखने का बहुत आसान तरीका, अभी तक आपके अपने जीवन में इसको रटा होगा, मैं आपको याद रखने का तरीका बताता हूं। देखो एक पार्टिकल निकलेगा तो एक एंटी पार्टिकल होगा, एक हमेशा पेयर होगा, दोनों एंटी पार्टिकल नहीं हो सकता, तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है इसलिए एंटी न्यूट्रिनो एंटी पार्टिकल। इसको अगर मैं एक रिएक्शन के टर्म्स में कन्वर्ट करूं तो इसका रिएक्शन का इक्वेशन होगा, देखिए मान लीजिए कोई न्यूक्लियस है X जिसका एटॉमिक नंबर है Z और मास नंबर है, जब ये कन्वर्ट होगा कोई न्यूक्लियस बन जाएगा Y, क्योंकि अलग न्यूक्लियस का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा Y। इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया तो ये Z+1 जितने भी प्रोटॉन थे वो एक बढ़ गया, ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, लेकिन न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा इसका एटॉमिक नंबर 0 मास नंबर 1, इसका एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 1, तो मास नंबर तो वही रहेगा, मास नंबर तो अभी भी इसका A रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा बाहर में और उसके साथ एक एंटी। तो इसमें आप कह सकते हैं कि इन बीटा माइनस डी के एटॉमिक नंबर increases by 1 but mass number remains same, mass number remains same। ये हो गया आपका बीटा माइनस डीके की कहानी। इस न्यूक्लियस के अगर देखें तो ये भी स्टेबिलिटी कर्व के पास जाना चाहता है, ये स्टेबिलिटी कर्व के पास कुछ ऐसे जाएगा, पहले प्रोटॉन कम करेगा फिर ये न्यूट्रॉन बढ़ेगा, फिर ये प्रोटॉन कम करेगा फिर ये न्यूट्रॉन बढ़ेगा, तो इस तरीके से स्टेबिलिटी कर्व के पास चलता जाएगा। स्टेबिलिटी कर्व से जितना ज्यादा पास जा सकता है उतना ज्यादा स्टेबिलिटी कर्व के पास जाने की कोशिश करेगा, इसी तरीके से सीरीज में चलते जाएगा। तो यहां से देखिए ये अपन इक्वेशन लिख सकते हैं, आप ये समझने की कोशिश करिए, ये इक्वेशन लिख सकते हैं कि इसने प्रोटॉन कम करी और एक न्यूट्रॉन बनाया, तो एक प्रोटॉन किसमें कन्वर्ट हो गया न्यूट्रॉन में, मास नंबर एटॉमिक नंबर 1, इसका मास नंबर एटॉमिक नंबर 0 मास नंबर 1, और चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे एक E+ पार्टिकल आएगा, और जैसे ही प्लस पार्टिकल आएगा तो ये एक एंटी पार्टिकल है, इसको कहते हैं पोजिट्रॉन, पोजिट्रॉन, तो ये हो जाएगा बीटा प्लस पार्टिकल है तो ये बीटा प्लस डीके को रिप्रेजेंट करेगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ये, क्योंकि ये अनस्टेबल है और रेडियो एक्टिव बन के ये स्टेबिलिटी की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे एक निकलेगा आपका, ये एंटी पार्टिकल हो गया तो ये पार्टिकल निकलेगा, तो ये यहाँ से क्या निकलेगा न्यूट्रिनो, याद रख पाएंगे आप, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल तो एंटी पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो, ये पॉजिट्रॉन एंटी पार्टिकल तो ये पार्टिकल न्यूट्रिनो, तो ये कुछ इक्वेशन बनेगा। इसको अगर न्यूक्लियस के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो मान लीजिए कोई न्यूक्लियस है X जिसकी एटॉमिक नंबर है Z और मास नंबर है A, तो ये कन्वर्ट होके बनेगा न्यूक्लियस Y में जिसमें एटॉमिक नंबर 1 से कम हो जाएगा और मास नंबर कांस्टेंट रहेगा, ये बनेगा पॉजिट्रॉन और यहां से निकलेगा एंटी न्यूट्रिनो, सॉरी यहां से निकलेगा न्यूट्रिनो। अब आप लिख सकते हैं, यहां पे आप लिख सकते हैं इन बीटा प्लस डीके एटॉमिक नंबर increases by 1 but mass number remains same, atomic number is increases by 1, beta plus decay atomic number increases by 1 but mass number remains same, तो ये दो तरह का डीके होगा। ये वाला जो पार्टिकल है इसके बारे में क्या कहेंगे, ये जो डी पार्टिकल है वो भी अनस्टेबल था, यहाँ पे लिखा था FDC, जो स्टेबिलिटी कर्व पे आ गया वो स्टेबल है और जो इससे दूर चला गया वो अनस्टेबल है। तो यहाँ पे जो पार्टिकल है ये डी वाला पार्टिकल, इसके बारे में क्या कहना है, ये स्टेबल है या अनस्टेबल, तो ऑब्वियसली ये स्टेबिलिटी कर्व से काफी दूर है तो ये अनस्टेबल। अब इसके जो अनस्टेबल होने का कारण है, ये डी वाले एलिमेंट के अनस्टेबल होने का कारण है, इसका क्या ज्यादा है, प्रोटॉन ज्यादा है कि न्यूट्रॉन ज्यादा है, तो डी के लिए तो दोनों ही ज्यादा हो गया,
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही ज्यादा हो गया डी के लिए, तो इसके अनस्टेबिलिटी का कारण है कि मास नंबर इसका बहुत ज्यादा है। तो ये क्या करेगा, तो मास नंबर को कम करना चाहेगा, मतलब एक दो प्रोटॉन कम, दो न्यूट्रॉन कम करेगा, दो प्रोटॉन कम करेगा और मास नंबर कम करते हुए आएगा। तो इसको कहते हैं यहां से कि ये अल्फा डीके करेगा। तो अल्फा डीके करने के लिए क्या जरूरी है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा प्रोटॉन कम, या प्रोटॉन ज्यादा न्यूट्रॉन कम, कि मास नंबर ज्यादा। तो अल्फा डीके वही न्यूक्लियॉन्स कर सकता है जिसका मास नंबर बहुत ज्यादा हो। इस रीजन में कोई न्यूक्लियाई आता है उसी का अल्फा डीके संभव है, यही अल्फा डीके कर सकता है। अल्फा डीके का इक्वेशन क्या होगा, तो मान लीजिए कोई आप न्यूक्लियस लेते हैं x z और a इसका मास नंबर लिया, और अगर ये न्यूक्लियस बन जाता है y, जिसको अपन कहते हैं पेरेंट न्यूक्लियस और y को कहते हैं डॉटर न्यूक्लियस, तो इसमें प्रोटॉन कितने कम होंगे, देखो दो प्रोटॉन कम हुए, तो ये Z-2, और दो प्रोटॉन भी कम हुए और दो न्यूट्रॉन भी कम हुए, बना तो कुछ नहीं, तो मास नंबर A-4 हो जाएगा। तो अल्फा डीके यहाँ पे मतलब 2He4 अल्फा पार्टिकल यहाँ से निकलेगा, ये एक रिएक्शन हुआ। ये है इस अल्फा डीके का रिएक्शन का कांसेप्ट, ये अल्फा डीके का। अल्फा डीके में एटॉमिक नंबर कितने से कम हुआ, atomic number decreases by 2 and mass number decreases by, and mass number decreases by 4, mass number decreases by 4, atomic number decreases by 2 and mass number decreases by 4। मैं अब ये ग्राफ आपको विजुअलाइज कराता हूं, इसको याद कराता हूं, क्योंकि जब तक ये ग्राफ आप बहुत अच्छे से याद नहीं रखेंगे तब तक आपको अल्फा बीटा और गामा डीके में कंफ्यूजन होगा। चलो मैं तुम्हें ग्राफ बताता हूं, देखो ये है नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यहां है नंबर ऑफ, ये है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और ये है नंबर ऑफ प्रोटॉन। बताइए y एक्सिस पे क्या रखा है अपन ने, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, x एक्सिस पे क्या रखा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब यहां पे स्टेबिलिटी कर्व जो होता है वो एग्जैक्टली सेंटर वाले लाइन से थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, ये है स्टेबिलिटी कर्व। स्टेबिलिटी के लिए क्या जरूरी है, हायर मास नंबर के लिए, हायर मास नंबर पे स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, हायर मास नंबर की स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, इसलिए स्टेबिलिटी कर्व नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की तरफ थोड़ा सा झुक गया है। अब उस स्टेबिलिटी कर्व से और ऊपर न्यूक्लियस हो गया, स्टेबिलिटी कर्व से और ऊपर न्यूक्लियस हो गया, जो न्यूक्लियस है A, उसके लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा तो अनस्टेबल है, अनस्टेबल होने का कारण क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा है, किसके कंपेयर में, प्रोटॉन के कंपेयर में। अगर न्यूट्रॉन ज्यादा हो गया तो अनस्टेबल हो जाएगा, तो क्या करेगा, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो नीचे आएगा, क्योंकि स्टेबिलिटी कर्व नीचे है, नीचे आएगा तो कौन सा डीके करेगा, नीचे आने के लिए बीटा माइनस डीके करेगा, तो बीटा माइनस डीके करेगा तो न्यूट्रॉन किसमें कन्वर्ट होगा, प्रोटॉन में। प्रोटॉन चार्ज बैलेंस के लिए इधर प्रोटॉन आया तो फिर से इधर क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, इसलिए यहां से निकलेगा एंटी न्यूट्रिनो। इसमें एटॉमिक नंबर क्या होगा, नीचे आएगा, और नीचे न्यूट्रॉन से प्रोटॉन की तरफ आ रहा है, प्रोटॉन बढ़ाएगा तो एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा, नीचे आने को कहते हैं बीटा माइनस डीके, बीटा माइनस डीके में एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है। यहां पे जो न्यूक्लियस है, इससे स्टेबिलिटी कर्व के और नीचे जो न्यूक्लियस है, इस रीजन में अगर कोई न्यूक्लियस है, इसके लिए मास नंबर इसके लिए प्रोटॉन का नंबर बहुत ज्यादा है, प्रोटॉन का नंबर बहुत ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कर्व पे जाना चाहता है। स्टेबिलिटी कर्व पे जाने के लिए प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बनाएगा, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बनाएगा, ऊपर चढ़ता जाएगा, ऊपर चढ़ेगा तो बीटा प्लस डीके, नीचे आएगा तो बीटा माइनस डीके, ऊपर चढ़ेगा तो बीटा प्लस डीके। बीटा प्लस डीके यहां से प्रोटॉन से ऊपर चढ़ रहा है तो ये बीटा प्लस डीके करेगा, पॉजिट्रॉन इमिट करेगा यहां से, पॉजिट्रॉन, इसलिए इसको कहते हैं बीटा प्लस डीके। बताओ इसमें बीटा प्लस डीके में एटॉमिक नंबर क्या होगा, देखो प्रोटॉन से चढ़ के ऊपर जा रहा है न्यूट्रॉन की तरफ, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो बीटा प्लस डीके में एटॉमिक नंबर 1 से कम हो जाएगा, बीटा प्लस डीके में एटॉमिक नंबर 1 से कम हो जाएगा। देखो क्या लिखा है, बीटा प्लस डीके में एटॉमिक नंबर 1 से कम हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन किसमें कन्वर्ट हो रहा है, न्यूट्रॉन में। ऊपर चलने को बीटा प्लस डीके, नीचे आने को बीटा माइनस डीके, बीटा माइनस डीके में न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा और वहां से इलेक्ट्रॉन पार्टिकल निकलेगा, इसलिए बीटा माइनस डीके कहते हैं इसको। और जैसे नीचे आएगा प्रोटॉन की तरफ जाएगा तो एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा, इसके स्टेबिलिटी कर्व से नीचे, स्टेबिलिटी कर्व से नीचे, तो इसका अनस्टेबिलिटी होने का कारण ये है कि प्रोटॉन ज्यादा तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा, चार्ज बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव चार्ज निकलेगा, पॉजिट्रॉन एंटी पार्टिकल है, इसलिए वहां पे एक न्यूट्रिनो निकलेगा, वहां पे न्यूट्रिनो निकलेगा। और जैसे ऊपर चढ़ के जाएगा तो बीटा प्लस डीके में एटॉमिक नंबर प्रोटॉन से दूर जा रहा है, एटॉमिक नंबर 1 से कम होगा। बीटा माइनस में न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, न्यूट्रॉन में प्रोटॉन से कन्वर्ट होगा तो चार्ज बैलेंस के लिए इधर एक पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है तो फिर वहां से एक एंटी पार्टिकल निकलेगा, एंटी पार्टिकल निकलेगा और एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा। बहुत आसान है। तुम
ध्यान से सुनो, खुद समझो, खुद रिदम लाओ, आपको समझ आएगा। यहाँ पे जो पार्टिकल है उसमें क्या ज्यादा है, यहाँ पे जो पार्टिकल है उसमें मास नंबर ज्यादा है। मास नंबर ज्यादा है तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों कम करेगा, तो अल्फा पार्टिकल इमिट करेगा। तो अल्फा डीके का कारण क्या है, मास नंबर ज्यादा होना। बीटा माइनस डीके का कारण क्या, न्यूट्रॉन ज्यादा होना। बीटा प्लस डीके का कारण क्या, प्रोटॉन ज्यादा होना। बीटा प्लस डीके में प्रोटॉन कम होगा, प्रोटॉन कम होगा तो एटॉमिक नंबर 1 से कम होगा। बीटा माइनस डीके में प्रोटॉन न्यूट्रॉन ज्यादा है तो प्रोटॉन बढ़ाएगा, प्रोटॉन बढ़ाएगा तो एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ेगा। हर चीज का एक कारण है, एक रीजन है, इस वजह से ये पे डीके होगा। तो ये बेसिक डीके का कारण मैंने बताया, डीके कैसे होगा वो बताया, डीके का इक्वेशन क्या होगा, डीके का इफेक्ट क्या पड़ेगा न्यूक्लियस पे, ये भी मैंने आपको यहां पे समझाया है। अगली क्लास में अपन बात करेंगे काइनेमेटिक्स ऑफ डीके, काइनेमेटिकल पैरामीटर ऑफ डीके। डीके जब होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, इमिट होगा, यहाँ पे पॉजिट्रॉन बाहर आएगा, अल्फा पार्टिकल बाहर आएगा, तो उसके डीके कौन से रूल के अकॉर्डिंग होता है, कौन से इक्वेशन निकल के वहां पे आता है, अगली क्लास में अपन इस पे चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।